Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot. दोस्तों, आज मैं बताऊंगा मोसाद का ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसको 45 साल पहले अंजाम दिया था मोसाद ने, इज़राइल के सीक्रेट एजेंट एंड मोसाद एयरफोर्स मिलके। ये घटना घटी थी 1976 4 जुलाई को। करीब 200 इजरायली कमांडो जाते हैं C-1 हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन लेके और जाके बंधकों को एयरपोर्ट से, यानी कि एंटेबी एयरपोर्ट से रेस्क्यू करके लेके आती है। दोस्तों, ये एक मिसाल है जो अब तक किसी ने कोई भी दोहरा नहीं सका। कांधार में हम लोगों का भी प्लेन हाईजैक हो गया था काठमांडू से दिल्ली आते समय, लेकिन आपको मालूम है वो 1999 में कैसे हम लोग नाकाम रहे। खैर, जो भी है, आज बात करते हैं मोसाद का ऑपरेशन थंडरबोल्ट। 27 जून 1976 एयर फ्रांस 203 की फ़्लाइट तेल अवीव से एथेंस के लिए रवाना होती है। करीब 256 पैसेंजर, उसमें से 12 क्रूज़ थे। मेजॉरिटी खास करके उनमें यंग यहूदीज़ थे और फ्रांसीसी। प्लेन फिर एथेंस पहुंचता है 1.5 घंटे में। अब तक सब ठीक था। एथेंस से 58 पैसेंजर चढ़ते हैं। इनमें 4 आतंकवादी यानी हाईजैकर्स, उनमें से लेडी होती है। ये लोग पिस्तौल से लैस और हैंड ग्रेनेड से लैस थे। तो 1976 में सिक्योरिटी इतनी कड़ी नहीं थी, आप लोगों को मालूम है। और इनमें से ये 4 में से 2 फिलिस्तीनी यानी PLA से जुड़े थे और 2 जर्मन रेवोल्यूशनरी सेल जो इनकी सपोर्ट में थे, जिसकी हिमायत PLA में थी। तो 5 मिनट बाद जो लेडी हाईजैकर थी वो उठती है और हैंड ग्रेनेड दिखा के उसके पिन में हाथ डाल के कहती है, ये प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, कोई भी इधर उधर नहीं, ऐसी कोई बात की तो पूरा प्लेन उड़ा दिया जाएगा। फिर एक हाईजैकर जाता है कॉकपिट के अंदर। उस ज़माने में कॉकपिट जाना कोई मुश्किल बात नहीं थी, कॉकपिट खुला ही होता था। और जाके को पायलट को हटाता है और खुद को पायलट को कब्जे में ले लेता है और पायलट से के बगल में एक आतंकवादी बैठ जाता है और उससे कहता है, आप चलिए लीबिया चलिए, लीबिया बेनगाजी एयरपोर्ट। बेनगाजी में जाके ATC से स्पेशल परमिशन मांगी जाती है क्योंकि उनके पास फ्यूल नहीं था, तो परमिशन दे दी जाती है। बेनगाजी में रीफ्यूलिंग होती है। उस दौरान एक ब्रिटिश पैसेंजर जो बीमार था उसे उतारने की इजाज़त मिल जाती है, उतर जाता है। करीब 7 घंटे बाद रीफ्यूलिंग के बाद फिर आतंकवादी जो हाईजैकर्स वो कहते हैं हमें जाना है उगांडा में जाना है एंटेबी एयरपोर्ट। तो एंटेबी एयरपोर्ट उगांडा उस ज़माने में ईदी अमीन के अंडर में उसके निज़ाम चल रहा था। ईदी अमीन, आपको मालूम है, जो एक जेट ब्लैक जिनके कलर के लीडर और जो आदमखोर के नाम में भी जाने जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये कहा जाता है कि उसने इंसान का गोश्त भी खाया है। और ईदी अमीन को PLA से हिमायत थी
और इज़राइल के ख़िलाफ़ था। तो जैसे ही प्लेन एंटेबे एयरपोर्ट पहुंचता है तो फ़ौरन परमिशन मिल जाती है। हालांकि कोई पहले से कोई इत्तला नहीं था, तो इससे कुछ साजिश की भी बू आती है। फिर जैसे उतरते देखा गया कि करीब 200 उगांडन आर्मी ने पूरे एयरपोर्ट को घेर रखा है ताकि कोई मिलिट्री कार्रवाई ना किया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन ना किया जाए। सारे पैसेंजर्स को उतार दिया जाता है और उनमें से 4 टेररिस्ट यानी कि उग्रवादी पहले ही थे, 5 और जुड़ जाते हैं उनके साथ, और सबको एक और ट्रांजिट हॉल में ले लिया जाता है जहाँ पे जो काम में नहीं आ रहा था, खाली ट्रांजिट। फिर खबर पहुँच जाती है पूरी दुनिया में कि हाईजैक हो गया है इज़राइल का प्लेन। फिर ईदी अमीन भी पहुँचते हैं निगरानी के लिए, तो मदद करने की वजह से वो निगरानी करते हैं कि सब ठीक है और फिर चले जाते हैं। अब आती है डिमांड फ़िलिस्तीनी से कि 40 फ़िलिस्तीनी टेररिस्ट जिनको बंधक बनाया है इज़राइल ने, उनको छोड़ना पड़ेगा, और बाकी 13 केनिया, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। कुल मिला के 53 टेररिस्ट को छोड़ना पड़ेगा। और एक और डिमांड, $5 मिलियन आपको देना पड़ेगा 3 दिन के अंदर। 3 दिन की डेडलाइन उन्होंने दी, और 1 जुलाई 1976 उसके बाद एक एक करके पैसेंजर को मार दिया जाएगा। यानी 3 दिन यानी 29 जून तक उनको मोहलत मिली एंटेबे एयरपोर्ट में हाईजैकर्स जो बंधक थे। अब एयरपोर्ट में इन बंधकों को 2 ग्रुप में बांटा गया, एक एक के नाम पुकारा। तो जो लोग ज्यूस यानी यूदीज थे उनको एक अलग लाउंज में ले जाया गया, और कुल मिला के 94 शहरी थे इज़राइल के, और 12 क्रू मेंबर, इनको ट्रांजिट हॉल में ले गया अलग, और बाकियों को अलग। और फिर पहले खेप में 48 बंधक जो दूसरे कंट्रीज़ के थे सबको रिहा कर दिया गया। इसके बाद ईदी अमीन को अप्रोच किया गया उनसे ऑफिशियली। उन्हें कहा गया कि आप जो बुज़ुर्ग है और बच्चे हैं इनको छोड़ दीजिए। तो उसके कहने पे 48 बंदरों को छोड़ दिया गया 30 जून को। इज़राइल की एक पॉलिसी है कि वो टेररिस्ट से बात नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्होंने खबर पहुंचाई मुखबिर की तरफ से, यानी कि संदेश विभाग की तरफ से बात पहुंचाई गई कि आप इसकी मोहलत को बढ़ाइए, 3 दिन बढ़ा दीजिए 4 जुलाई तक, क्योंकि ये जो टेररिस्ट है इनमें से काफ़ी लोग बाहर की दुनिया में हैं, और करीब 40 तो यहाँ उनके पास है, और बाकी लोग 13 बाहर की अलग अलग कंट्रीज़ में है। उनके रिलीज़ होने में टाइम लगेगा। फिर कुछ घंटे बाद बाकी 100 नॉन इज़राइली पैसेंजर को रिलीज़ कर दिया गया, और बाकी बचे 94 प्लस क्रू 116। अब इज़राइल और मोसाद ने कहा कि अगर हम डिमांड एक्सेप्ट करते हैं तो कैसे रिलीज़ करें, ये 4000 किलोमीटर दूर है, तो ये सब करने में टाइम लगेगा। तो ईदी अमीन से फिर संपर्क किया गया, लेकिन ईदी अमीन मॉरिशस जा चुके थे किसी सेमिनार के सिलसिले में, और ये करते करते 3 जुलाई आ गया, और सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई, और कैबिनेट मीटिंग 6:30 बजे
कैबिनेट मीटिंग होती है तो सारा ऑप्शन को खंगाला गया। पहला ऑप्शन था एयर अटैक करके इनको रिलीज़ करो कमांडो के ज़रिए, दूसरा अटैक लैंड और वाटर रूट से जाओ, तीसरा थ्रू केनिया बाई रोड। ये देखा गया कि बाकी जो दो है ऑप्शन है वो ख़तरे से बाहर नहीं है, वो ज़्यादा रिस्की और टाइम कंज्यूमिंग है, वक्त लगेगा। तो ये तय हुआ कि कोई ऑप्शन नहीं है, खाली जो है एयर स्ट्राइक करना है। तब वहाँ पे ब्रिगेडियर जनरल डॉन सैब्रॉन्स के अंडर टीम बनी और उसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल जोनाथन नेथानियाहू जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर के बड़े भाई थे, उनके अंडर में एक टीम बनी कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कि रेस्क्यू भेजा जाएगा और सीक्रेटली भेजा जाएगा। तो इस दौरान मोसाद ने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती रही छोटी छोटी, जो 48 यूरोपियन को छोड़ दिया गया था नॉन इजरायली को। पहले खेप में इज़राइल में जाके मोसाद की पूरी टीम जाती है, उनसे बात करती है, छोटी छोटी डिटेल्स लेते हैं। और ये भी देखा गया कि एक इजरायली कंपनी जो इंटेबी एयरपोर्ट जिसका मैन्युफैक्चरिंग में उनका हाथ था, उनके इंजीनियर से डायरेक्ट बात की, उनको सब कुछ मालूम था कहाँ पे क्या है। तो एयरपोर्ट से जैसे रनवे से जाते हैं तो उसका इनका लॉन्च किस साइड है, कितनी दूरी में है, कहाँ है, सब डिटेल्स की जानकारी ली गई और इनका एक मॉडल बनाया गया ताकि एक रेस्क्यू ऑपरेशन में सबको मदद मिले, आसानी हो। ये करते करते करीब 9 बज गए, रात के 9 बज गए और 3 जुलाई आ गया। अब इज़राइल के शर्मल से एक एयरपोर्ट से 4 C-1 हर्कुलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन उड़ान भरती है और उड़ान की हाइट, फ्लाइट की हाइट 100 मीटर, क्योंकि वरना ATC के रडार के पकड़ में या आ जाएंगे। तो 100 मीटर की हाइट आपको मालूम है बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी वो 4 प्लेन उड़ते हैं वहाँ से और उनमें से एक प्लेन को खाली रखा गया जिसमें पैसेंजर को लाना है और बाकी 3 में लैंड रोवर और एक मर्सिडीज़ गाड़ी, यानी जो काफिला उतरेगा वहाँ से एयरपोर्ट जाके ऐसा लगे कि ईद अमीन आ गया है निगरानी के लिए। और ये लैंड रोवर में सारे कमांडोज होंगे, करीब 200 कमांडो को चुना गए थे और उनके पास हथियार साइलेंसर वाला। तो उड़ान जो है, और इसके साथ 2 और बोइंग 707 मेडिकल हेल्प के साथ नैरोबी में लेके पहुंचा दिया गया, वहाँ जाके रुक गया। और ये प्लेन फिर करीब 11 बजे इंटेबी एयरपोर्ट लैंड करते हैं एक एक करके। अब सवाल ये था, क्योंकि फ़्लाइट सब बंद है, अगर एयरपोर्ट में लाइट ना हो तो कैसे ये लोग कैसे लैंडिंग करेंगे। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, एयरपोर्ट की लाइट जल रही थी। तो जैसे ही प्लेन उतरे एक के बाद एक और पीछे से प्लेन के ट्रांसपोर्ट प्लेन के पीछे से जैसे निकलते हैं लैंड रोवर्स की गाड़ी और ब्लैक मर्सिडीज़ के काफिला निकल पड़ा वहाँ से एक के बाद एक। तो शुरू में तो कुछ गार्ड्स जो है ना ईद अमीन का काफिला सोच के सलूट मार के छोड़ दिया। 2 गार्ड ने उनको रोक लिया, क्योंकि 1 जुलाई से ईद अमीन ने ब्लैक मर्सिडीज़ की जगह वाइट मर्सिडीज़ को में सफ़र करना चालू किया था। ये खबर मोसाद को नहीं थी। तो वो आते चैलेंज करते हैं तो गोली मारते, तो ये लोग भी, ये कमांडो भी गोली मारते हैं, उनको मार डालते हैं। कमांडो की गोली से कोई आवाज़ नहीं आती उनकी, लेकिन उगांडा की गोली, आर्मी की गोली से में आवाज़ आई तो सब खबर पहुंच जाती है कि ये लोग आ गए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। अब कुछ करना नहीं था, सीधा सब चल पड़े, जो होगा देखा जाएगा।
उनकी 4 टीम बनी काफिला के। पहली टीम को सीधा जाना है तो एयरपोर्ट टर्मिनल में जाके टर्मिनल की तरफ जाना है सीधा। दूसरी टीम रनवे गार्ड करेगी। तीसरी टीम वो टेररिस्ट रनवे गार्ड करेगी और लाइट का इंतज़ाम, यानी रनवे में अगर लाइट चली जाती है तो लाइट लगाएगी। तीसरी टीम टेररिस्ट का मुकाबला करेगी और चौथी टीम होस्टेज को सीधा जाके उनके अंदर से लेके प्लेन में चढ़ाएगी, यानी कि ट्रांजिट लाउज से। तो अब बात ये हुई कि जो कमांडोज थे वो उगांडन आर्मी के ड्रेस में थे, तो जाहिर है कि ये जो होस्टेज थे वो घबरा गए कि ये उगांडन आर्मी कैसे हमें रेस्क्यू कर सकते। तो ये इन लोगों ने इंग्लिश और हिब्रू ने चिल्ला के बोला, आप लाई डाउन, वी आर इजराइलीज। तो फिर कह के फिर उनको फिर होस्टेजों को फिर लेके सीधा आके प्लेन में चढ़ाया। ये पूरा ऑपरेशन 6 मिनट में हो गया और इस दौरान कमांडर जनरल अडम ऊपर से एंटेबी एयरपोर्ट के ऊपर से निगरानी रख रहे थे आसमान से, और नीचे ग्राउंड में लेफ्टिनेंट जनरल नितिन नायडू थे, कमांड में थे। तो इस ऑपरेशन में 48 उगांडन आर्मी की मौत होती है और एक गोली लगती है नितिन नायडू के छाती में। सारे पैसेंजर्स को प्लेन में चढ़ा दिया गया था और जाते समय 9 मिग फाइटर्स जो थे खड़े थे उनको बम से उड़ा दिया, क्योंकि क्या पता वो अगर उनके जाने के फ़ौरन बाद अगर उनका पीछा किया करे, इसलिए। तो पूरा ऑपरेशन 56 मिनट में पूरा ऑपरेशन हो गया और लैंडिंग से फ्लाई उड़ान भरने तक। फिर ईदी अमीन को खबर मिली। ईदी अमीन आँख बबूला हो गए, बहुत गुस्से में आए। तो ये सॉवरेनिटी की बात है, एक दूसरे मुल्क में जाके आप कैसे कमांडो के ज़रिए इनको रिलीज़ कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। खैर जो भी है, कोई तवज्जो नहीं दिया गया खास करके। फिर एक होस्टेज उनके क्रॉस फायरिंग में इनकी मौत हो गई। नितिन नायडू जिसको गोली लगी थी वो प्लेन में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। और एक औरत, एक लेडी होस्टेज जो बीमार थी, जिसको अस्पताल में भर्ती किया गया था, तो ईदी अमीन की आर्मी ने उसको जाके मार दिया। तो इस ऑपरेशन में नितिन नायडू जिसकी मौत हो गई थी, जिसकी शहादत की वजह से उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके छोटे भाई को उनके प्राइम मिनिस्टर बनने में आसानी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी ऑपरेशन थंडरबोल्ट, 4000 किलोमीटर दूर इजराइल से, जहाँ पैसेंजर को रेस्क्यू किया गया था। 45 साल पहले की बात है। ये आज की मिसाल है पूरी दुनिया में। लेकिन अगर देखा जाए 1999 में कांधार एयरपोर्ट में जो फ़्लाइट नंबर IC-814 को अगवा करके ले गया था कांधार एयरपोर्ट में, हम लोगों ने क्या किया था आप सबको मालूम है। ये एक और एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।